एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे कि अभी हमें पता है कि हमारे पास नीट में अभी बस 100 दिन ही बचे हैं और ये 100 दिन हमें काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करनी है। और इसी टाइम पे हमें क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से चैप्टर है, ऐसी कौन सी चीज़ें जहाँ पर हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए, राइट। ये क्वेश्चन हर एक बच्चे को आता है और आना भी चाहिए। इससे पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन के लिए आप कितने फोकस्ड हो और कितने सीरियस हो। अगर आपको अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया है कि मुझे क्या सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है, कौन से चैप्टर को पहले मुझे करना है, या फिर मेरे वीक टॉपिक्स क्या है, कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। हर एक सीरियस एस्पिरेंट को अभी तक एक बार तो ये क्वेश्चन में दिमाग में आया ही होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि मुझे प्रायोरिटी में देना है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिसे हमें प्रायोरिटी देनी है, जो कि इम्पॉर्टेंट है और जो कि ऐसे है जो कि ईजी भी है और हाई स्कोरिंग भी, या फिर हम बोल सके कि डू और डाई चैप्टर्स। आज हम उन चैप्टर्स पर फोकस करेंगे। कौन से सब्जेक्ट में, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों का मैं एक वीडियो बनाऊंगी, सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन इस वीडियो में हम बस बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, बिकॉज फिजिक्स नीट एस्पिरेंट के लिए काफ़ी डरावना सा सब्जेक्ट होता है, जहाँ पर सब बच्चे ये होते हैं कि एटलीस्ट मेरे 130, 140, 150 आ जाए। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स बताऊंगी जिससे आप 120, 130 आप स्कोर कर पाएंगे अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लें। और अच्छे से करने का मतलब मेरा ये है अच्छे से कि आपके उसके सारे फॉर्मूलाज, उसके सारे कंसेप्ट्स आपको पता हो, तो ही आप 120, 130 यहाँ पर पहुँच पाएंगे। और कुछ कैसे करना है, वो चैप्टर्स में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन। वी नो दैट वी हैव अ लॉट ऑफ चैप्टर्स इन एक मिनट हाथ में पकड़ ऊपर से। ओके, सो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द ब्रॉड क्लासिफिकेशन। हमें पता है हमारे पास फिजिक्स की बहुत सारे चैप्टर्स है 11th और 12th में, और 11th की थोड़ी सी फिजिक्स कंपैरेटिवली हार्ड लगती है, और वो हार्ड है भी कंपेरिजन टू 12th। ठीक है, तो उसमें काफ़ी कैटेगरीज में सारी चीज़ें डिवाइडेड है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिखा है। सो वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज मैकेनिक्स। पहला क्लासिफिकेशन इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में आ जाता है हमारा ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, फिर हमारे यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन काफ़ी छोटा पार्ट है, लेकिन वो पार्ट तो है ही, उसमें से एक क्वेश्चन भी आ ही सकता है। अब आप बोलोगे एक क्वेश्चन ही तो आता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन में वो 4 मार्क्स की वजह से आपको MBBS की जगह BDS की सीट मिल जाएगी, BDS की जगह आपको शायद से BAMS की सीट मिल जाए, BDS की ना मिले, तो 4 मार्क इंपॉर्टेंट है। तो मैकेनिक्स एक है। फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर बात आती है ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स में आ जाता है हमारा रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और बाकी सारे चैप्टर्स। फिर आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स भी एक ब्रांच है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये आता है हमारा 12th में। ये 12th में ब्रांच है और ये स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ही होता है, स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर्स, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। पर्सनली मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते थे और मेरा एक काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड भी था इन चैप्टर्स पे। तो आई गेस हर किसी को ये इंटरेस्टिंग और इजी लगते होंगे और इम्पॉर्टेंट भी उतने हैं। जैसे कि हमने बात करी इजी एंड हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, तो दीज आर वन ऑफ द इजी एंड हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। वेव्स एंड ऑसिलेशंस, इसमें आ जाता है वेव्स एंड SHM, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो ये कुछ 7 हमारी ब्रॉड कैटेगरीज है जिसमें हमारा 11th और 12th का फिजिक्स डिवाइडेड है। ठीक है, 11th 12th का फिजिक्स डिवाइडेड है। अभी इन सारी कैटेगरीज को हम पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे। अभी मैं ये चीज़ वीडियो उस दिमाग से भी बना रही हूँ कि जिन बच्चों ने पहले से पूरा फिजिक्स नहीं कवर करा है, ठीक है, तो अभी उनके माइंडसेट से भी उनको क्या करना चाहिए वो चीज़ भी मैं दिमाग में रख के बना रही हूँ। तो जिन बच्चों ने फिजिक्स पहले से इतने अच्छे से नहीं करा है, तो उन लोगों के लिए 11th-12th का ये पूरा सिलेबस 100 दिन में कंप्लीट करना इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी ऑल्सो हैव केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, जिसको हमें कंप्लीट करना है। और फिर जिन बच्चों ने पूरा कर भी लिया है फिजिक्स, तो उन्हें अभी किसे प्रायोरिटी देना है, किसे रिविजन करना है, वो चीज़ भी
जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम कैटेगरी वाइज फिजिक्स को डिवाइड करेंगे और इसमें डू और डाई चैप्टर्स या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या फिर हर एक चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जानेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं पहले सारे चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी और फिर जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे वो आपको बता दूंगी, ठीक है, ताकि जो भी बच्चों का प्रिपरेशन अभी बिल्कुल भी नहीं है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, और जिन बच्चों का प्रिपरेशन सारा हो चुका है वो सारे चैप्टर्स में से बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेंगे और उन चीज़ों पर ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सारे चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहली बात आती है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। जैसे कि मैंने बोला इसमें इतने सारे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन आ भी सकता है एक क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन किस में से आ सकता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में से आ सकता है, डायमेंशनल एनालिसिस और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पे क्वेश्चन आएगा। फिर बात आती है सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमें पता भी ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है, कितने फिगर्स है वो पूछते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस में फॉर्मूला दे देंगे आपको, वो पूछेंगे कि फॉर्मूला में से कौन सा डायमेंशनली करेक्ट है, कौन सा डायमेंशनली इनकरेक्ट है, नंबर्स नहीं काउंट होते डायमेंशंस में, है ना, तो वो सारी चीज़ें। फिर बात करते हैं काइनेमैटिक्स में। काइनेमैटिक्स में आ गया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन, दोनों चीज़ें आ गई। तो काइनेमैटिक्स में चीज़ें आती इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये चीज़ कंसिडर करी जाएगी। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये तो आपको बेसिक इक्वेशंस तो याद ही होनी चाहिए, क्योंकि कभी अगर नसीब चलो अच्छा निकल भी गया आप लोगों का और तो वो लोग सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ये पॉसिबल भी होता है। और आप ना अपने कंसेप्ट पे थोड़ा सा एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन रखना, जितने भी करो चैप्टर, सारे नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, जितने कर रहे हो वो बहुत अच्छे से करना, क्योंकि कभी बच्चे क्या करते हैं, सीधा फार्मूला के ऊपर से पूछ लिया। काइनेमैटिक्स में दिबिलेक इसमें फार्मूला के ऊपर से तो सीधा पूछ ही नहीं सकते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो अलग ही लॉजिक लगा रहे होते हैं। इवन दो दे नो कि फॉर्मूला के ऊपर से ही है, फिर भी वो उल्टा ही लॉजिक लगाएंगे कि नहीं इतना तो ईजी नहीं आ सकता है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट्स पे अपना होल्ड ऑन रखना, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना। फिर बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे आ सकता है, रिलेटिव वेलोसिटी पे आ सकता है। रिलेटिव वेलोसिटी पे कैसा आएगा, जैसे कि पानी है, ठीक है, लाल पानी है हमारा, ये फिर उस पर वुडन प्लैंक है, इस पर छोटा सा ये मांगीलाल बैठा है, बोट जा रही इस साइड, मांगीलाल चला इस साइड, तो फिर पूछेंगे कितना रिलेटिव डिस्टेंस है, कितनी रिलेटिव वेलोसिटी है, कितना रिलेटिव एक्सेलरेशन है, वो बाकी सारी चीज़ें आप पे इस पे पूछ लेंगे, ठीक है। ऐसे आपको PYQs में भी मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं, ठीक है। एक्सेलरेटर वाला एक PYQ है जो कि शायद से नीट 2019 में पूछा है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, कि एक्सेलरेटर चालू है और ऊपर जा रहा है, और एक्सेलरेटर चालू है और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन है, आप PYQs में देख सकते हो। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे इन दोनों चैप्टर्स में से, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इतने। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंसिडर करे जाते हैं, और इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे पास। लॉज ऑफ मोशन पे न्यूटन्स लॉ पे भी कुछ कंसेप्ट बेस्ड ऐसे क्वेश्चन वो लोग पूछ लेते इजीली, जो आपको अगर कंसेप्ट पता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो न्यूटन्स लॉ करके जाना, और थियोरी वाइज भी इवन इन 12th बोर्ड, जो भी बच्चे अभी बोर्ड देने वाले हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट है जिन लोगों का, वो बोर्ड देने वाले होंगे, तो न्यूटन्स लॉ थ्योरी भी क्लास 12th बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन हमें सबको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, और डरावना भी है, थोड़ा सा ऐसे डर लगता है ना बच्चों को इस टॉपिक पे कि कैसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा। तो फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये सारी, एंड फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, लेकिन वो आएगा हमारे फ्लूइड वाले चैप्टर में, वो भी आएगा हमारे 11th में ही चैप्टर है फ्लूइड वाला, उसमें आएगा, उसमें हम बात करेंगे उसके बारे में। और सर्कुलर मोशन वैसे कभी काइनेमैटिक्स में कंसिडर करा जाता है, लॉज ऑफ मोशन में कंसिडर करा जाता है, तो आप कैसे भी पढ़ो, इसमें इंक्लूड करो कि काइनेमैटिक्स में इंक्लूड करो, किसी में भी आप इंक्लूड करो चलेगा, लेकिन सर्कुलर मोशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कैसे भी अभी काइनेमैटिक्स में उसको इंक्लूड करो, कैसे भी करो, इंपॉर्टेंट तो है, पढ़ना है। सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट है। Centripetal acceleration, it is important,
ठीक है। फिर बात करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर में। वर्क एनर्जी एंड पावर में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा क्या होता है, दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज अ वर्क एनर्जी थ्योरम, यही हमें सिखाया गया है। फिर बात आती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको एक पता है, ये एक ऐसा ना लॉ है, ये एक ऐसा रूल है, थ्योरम है, जिससे हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, किसी भी फिज़िक्स का क्वेश्चन, कोई भी हमारे मैकेनिक्स का क्वेश्चन हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ आई होप आपको पता होगी। अगर इस पर आपका काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है ना, तो इसको अप्लाई करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। बैकअप ऑप्शन की कहीं गलती ना हो जाए, लॉजिक में गलती ना हो जाए, हम एडवाइस करते हैं कि आप फॉर्मूला भी याद करो, कि अगर आपसे फॉर्मूला याद हो रहा है तो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, मेरे से पहले आप जवाब दो, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी कंजर्व होती है, कहीं पे भी एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है। फिर बात करेंगे पावर। पावर का फॉर्मूला इज P is equals to E by T. And what is E and T? E is the energy consumed and T is time in seconds. So power का definition भी होता है that power is the amount of energy consumed per unit second. ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक वर्क एनर्जी पावर में, ये तीनों टॉपिक लॉज ऑफ मोशन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाले हमें ज़रूर आने चाहिए, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर्स। ओके, सो द नेक्स्ट चैप्टर्स आर ऑसिलेशन एंड वेव्स। उसमें सिंपल हार्मोनिक इज इम्पॉर्टेंट, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स इज इम्पॉर्टेंट, साउंड वेव्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मैं इतना डीप में नहीं जा रही हूँ बिकॉज अभी मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि आपको टॉपिक्स में फिर इतना तो आइडिया होगा कि किसके बारे में है टॉपिक। जहाँ पर मुझे ज़रूरत लग रही है मैं आपको बता दूंगी कि ये स्पेसिफिक है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इसमें हम दोनों कंसिडर करें, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, फिर वो फर्स्ट चैप्टर एंड द मैग्नेटिज्म चैप्टर। मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर्स लॉ एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है ईएमआई में। ईएमआई में हम कौन से टॉपिक्स हैं, फैराडेज लॉ इज इम्पॉर्टेंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ़ यू वांट। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक्स इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में वो जो हमारे रे ऑप्टिक होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और हार्ड भी होता है, लेकिन स्कोरिंग भी है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इतना स्कोरिंग तो नहीं है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मुश्किल से आ गया। जितना वो हार्ड है उसके हिसाब से जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी कंपैरेटिवली कम होता है, तो ठीक है। मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेंस मिरर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेव ऑप्टिक्स, ये पूरा एक चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेना। फिर ड्यूअल नेचर में ये वेवलेंथ वाला, देन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एटम्स न्यूक्लियर, इस पे जो भी ग्राफ आते हैं, ग्राफ बहुत मेनली आते हैं कि ये इफेक्ट क्या होगा, ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो वो ग्राफ भी आप कर लेना। ग्राफ ईजी भी होता है एंड अगर कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी। फिर बात आती है एटम्स और न्यूक्लियर पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्टिविटी, एंड देन ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट्स। ट्रांजिस्टर में बच्चे से बोलते कि ट्रांजिस्टर कभी आता कभी नहीं आता, नीट के सिलेबस में है या नहीं है पता नहीं, कर लेना, ठीक है। अगर बाकी सारी चीज़ें कर ली है तो ट्रांजिस्टर भी कर लेना, इतना ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, बहुत ही ईजी है। और लॉजिक गेट्स, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस सिलेबस। लॉजिक गेट्स एक बार करने का ट्राई करोगे ना, एक बार शुरू कर दोगे करना तो इतना मज़ा आएगा। मेरा तो पर्सनली इसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक था लॉजिक गेट्स, बहुत पसंद था मुझे। और कंफ्यूजिंग और हार्ड ऐसा कुछ नहीं, इजी है और काफ़ी स्कोरिंग है और काफ़ी बार पूछा भी जाता है, तो लॉजिक गेट्स कर लेना, कुछ ना करो फिर चलेगा, लॉजिक गेट्स कर लेना, सेमीकंडक्टर्स कर लेना, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स एट सम पॉइंट, एट अ वन पॉइंट लगता है कि भाई नहीं मुझे बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है तो ट्रांजिस्टर्स छोड़ सकते हो, बाकी इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है। चलो, तो ये तो थे हमारे सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन बच्चे में से हो जिसका अभी सिलेबस बहुत सारा पेंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें करने की बाकी, या फिर इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है कंसेप्ट पे, चीज़ों पे, तो आप अभी ये दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लेना और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में इससे एक बार ट्राई करना कि सारी चीज़ें कवर
कवर करो, ठीक है। ये वाली चीज़ उन बच्चों के लिए थी जो कि सारा सिलेबस कवर कर चुके हैं। अभी उन्हें कौन सी चीज़ों पे प्रायोरिटी देनी है, कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा प्राइम फोकस रखना है, ये उन बच्चों के लिए था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द ओनली डू और डाई चैप्टर्स। Let's talk about some of the do or the die chapters of mechanics. So the first one is kinematics, very important. Work, energy, power, gravitation, and waves and oscillations. These are some of the do or the die chapters. और फिर I'll also recommend if you go through all the do or die chapters, also check the important topics of the remaining chapters. जैसे कि system particles में moment of inertia is important, center of mass is important, easy है and high scoring भी है, ठीक है। But पूरे chapters if I say, then it is kinematics, WEP, gravitation, waves and oscillations, ठीक है। Now let's move on to the next category. जैसे कि मैंने category classify करी थी, this was a mechanics category. Now let's move on to the next category. Okay, so the another topics, another category is electrostatics and magnetism. उसमें हमारे important है electric potential, electric field, capacitors, Gauss law, Coulomb's law, then magnetism में Faraday's law, Lenz's law, Ampere's law, magnetic field and properties of the magnetic waves. These are some of the important topics. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो रही हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी। तो ऑप्टिक्स में अगर डू और डाई चैप्टर्स की बात करें तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये मैंने पहले नहीं बताया था, ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, रे ऑप्टिक्स बताया था, रे ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो कंसिडर करिएगा, और वेव ऑप्टिक्स में ये 2 टॉपिक्स कंसिडर करिएगा, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मॉडर्न फिजिक्स का काफ़ी हाई वेटेज होता है, काफ़ी हाई वेटेज, और 2023 का पेपर देखेंगे तो वहाँ पे एनसीईआरटी की लाइंस पूछी गई है, वहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स से थियोरी पूछा गया है। तो थियोरी मॉडर्न फिजिक्स की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा। आपके टीचर्स भी आपको रिकमेंड, ये चीज़ कभी ना कभी आपके टीचर्स ने आपको ये तो बोला होगा कि इसकी थियोरी एनसीईआरटी से पढ़ना। फिर हाई वेटेज अपनी मॉड्यूल या किसी से भी मत पढ़ना, एनसीईआरटी से पढ़ना, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स और उसके जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे मेरे अभी पहले चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वहाँ से आप कंसिडर कर लेना। थर्मोडाइनमिक्स सेम, पहले आप बोला वही कंसिडर करिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी सेम, बस एक चीज़ जो कि ऐड करनी है थर्मोडाइनमिक्स में, कार्नोट इंजन, ये ऐड कर दीजिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट्स इंपॉर्टेंट है, एम्पियर्स लॉ इंपॉर्टेंट है, एंड किरचॉफ्स लॉ इंपॉर्टेंट है। सर्किट इट इज़ इंपॉर्टेंट, कैपेसिटर सर्किट, रेजिस्टर सर्किट, सबका कंबाइंड सर्किट, फिर बाकी सारी चीज़ें साथ में आती है, तो वो सर्किट कैसे करना है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो थे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डू और डाई चैप्टर्स। अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी कच्ची है, सिर्फ इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे करिएगा। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो 120 130 आपके आ जाएंगे, बिकॉज अगर सिर्फ आप इतना करके गए हैं और फिर आप आगे आपका नसीब अच्छा रहा और इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आए तो आप 140 150 भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए मैं अलग से दूसरे वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसमें कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी, एड्रेस मेरे सोशल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एंड ऑल्सो वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, मैंने पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियो में एक ही चीज़ बोली थी कि अभी बहुत सारे चैप्टर्स हमारे डिलीट हो चुके हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एनटीए हमारे अभी भी जो सिलेबस बचा है जिसमें से हमारा पेपर बनने वाला है, अभी उसमें से कुछ ऐसे नए क्वेश्चंस उठा के पूछे जो कि कभी पहले नहीं पूछे गए हैं। बिकॉज बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट हो गए तो वो लोग नए क्वेश्चंस बना सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। सो प्लीज़ ट्राई टू फोकस ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो। ऐसे मत करिए कि एक टॉपिक पूरा का पूरा ही हमने जाने दिया। अगर हो सके तो करिए, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन नहीं आएंगे हमें, इट्स ओके, बट इन टॉपिक्स पे तो फोकस करिएगा। सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी।